जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त संजय फिर आ गया हूँ अपनी नई वीडियो के साथ। वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल। बात करते हैं कि आज का है टॉपिक हड़प्पा सभ्यता। इससे पहले भी एक वीडियो हड़प्पा सभ्यता पे आ गया। आज ये हमारी वीडियो का दूसरा पार्ट है हड़प्पा सभ्यता। मैंने इससे पहले डिस्कस किया था कि क्या है हड़प्पा सभ्यता, क्या है उसका नाम, क्यों उसका नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा, कि सर्वप्रथम अवशेष हड़प्पा नामक स्थान पर इसके मिले, इसीलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा। इस युग में कांस्य धातु का अधिकतम उपयोग था, तो इसीलिए इस युग को कांस्य सभ्यता या कांस्य युग भी कहा जाता है। कांस्य क्या धातु होती है एक बार बात कर लेते हैं। जैसे तांबा, यानी कि हड़प्पा सभ्यता के लोग कुछ वैज्ञानिक पद्धति के भी थे। जैसे अगर ताम्र में यानी कि तांबे में अगर टीन मिला दिया जाए, यानी कि 85% प्लस 15% टीन मिला दी जाए, तो एक नई जो धातु बनती है उसे कांस्य धातु कहते हैं। कांस्य धातु तांबे से ज़्यादा थोड़ी सख्त यानी कि मजबूत होती है, इसीलिए उसे कांस्य धातु कहा जाती है। इस युग में अधिकतर कांस्य धातु का प्रयोग हुआ है, इसे कांस्य युग भी इसीलिए कहा गया है। दोस्तों, इससे पहले की जो वीडियो हमने उसमें बताया था कि क्या सभ्यता रही है, कैसे उसका विकास हुआ, कैसे उसको खोजा गया, कि 1921 में सर्वप्रथम अवशेष हड़प्पा नामक एक स्थल खोजा गया, फिर अन्य इसकी बस्तियां खोजी गई। मैंने बताया था कि आज के मॉडर्न टाइम में अगर बात की जाए तो ये सबसे विकसित सभ्यता मानी जाती है उस समय की। और आज हम बात करेंगे कि क्या रहा है हड़प्पा सभ्यता के लोगों में, क्या सामाजिक परिवेश था, कैसे रहते थे वो, किन चीज़ों का प्रयोग करते थे। तो आज की वीडियो हमारी उसी चीज़ पर बेस्ड है। तो बात कर लेते हैं क्या है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं मोहर, लिपि और बाट के बारे में। मोहर, लिपि और बाट क्या है दोस्तों? जैसे कि आप जानते हैं इस सभ्यता में बहुत सारी मोहरें मिली हैं। जैसे एक सिंगी, यानी कि मान लें तो कुछ इस टाइप की मूर्तियां मिली हैं जिसपे एक सिंगी है। ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं, ध्यान ना दें। और कुछ चित्र मिले हमें, यानी ये कुछ लिखा हुआ है उस पर। ये जो मिला है यानी कि एक सिंगी है, यानी कि एक सिंग जानवर, एक सिंग वाला। आपने मोहनजोदड़ो वाली फिल्म भी देखी होगी, उसमें लास्ट में जब वो मरता है, क्या नाम फिल्म का, तो उसमें दिखाई देता है ऋतिक रोशन को, तो वही है एक सिंगी मोहर। अब मोहर का बहुत आयात में मिली है हमें, तो मोहर का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया गया है, खासकर सील के रूप में। सील जैसे सिलेंडर के रूप में, सिलेंडर के ऊपर होती है, उस तरह की हमें मोहर मिली, उस पर सील का प्रयोग किया था। यानी कि एक बोरे में कुछ सामान डालकर और उसे रस्सी से बांधकर उस पर कुछ मिट्टी का लेप लगाकर और मोहरें दागी जाती थी, यानी कि ठप्पा लगाया जाता था। ऐसा अधिकतर व्यापारियों के लिए किया गया होगा शायद। यानी कि व्यक्ति एक अपना सामान किसी दूसरे व्यक्ति के पास पहुंचाएगा, तो वो मोहर के माध्यम से पता लगा सकता था कि किसने इसको भेजा है, कहाँ से ये आया है, और रास्ते में अगर इसके साथ कोई छेड़खानी हुई है या नहीं हुई है, ये हमें उस सील से पता लगता था। यानी कि मोहरें दागी जाती थी दोस्तों। यानी कि मोहर का इस्तेमाल बहुत आयात में मिलता है, यानी कि प्रशासन में भी यूज़ की जाती होगी, व्यापारी वर्ग के द्वारा भी यूज़ की गई है। यानी कि हमें जो मोहर है वो बहुत आयात में मिली है। इस पर कुछ लिपि भी लिखी है, कुछ चित्र मिले। जैसे कनिंगम को सबसे प्रथम जो मोहरें मिली थी उस पर यही एक चित्र था इसमें। और जो मोहर है खास पत्थर से, जिसको हम सेल खड़ी नामक पत्थर से बनती थी। ऑप्शन में भी आपके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे उसमें ही पूछा कि जो मोहरें बनती थी हड़प्पा सभ्यता में, वो किस धातु से बनती है, किस पत्थर से? तो सेल खड़ी धातु से बनती है, सेल खड़ी पत्थर से बनती थी दोस्तों। बात करते हैं आगे कि क्या रहा है, और कि मोहरों का प्रयोग हम बता चुके हैं कि मोहरें क्या हैं। बात करते हैं लिपि की। लिपि क्या है दोस्तों? लिपि बहुत अधिक पुरानी है, तो अभी तक मुख्यतः बहुत हद तक इसको पढ़ा नहीं गया है। बहुत सारे चिन्ह मिले हैं। यानी कि जो लिपि थी वो चित्रात्मक लिपि, यानी चित्रों को प्रदर्शित कर कर जो बताया था। जैसे कि आप रास्ते में जाएंगे तो आपको मिलता है कि लेफ्ट मुड़िए तो एरो का चिन्ह होता है। हमें अगर अंडरपास से गुजरना हो तो वहाँ पे सीढ़ी पर एक आदमी बना दिया जाता है। तो इस तरह की चित्रात्मक लिपि का प्रयोग उस समय था। यानी कि अगर कहे जाए तो लिपि में बहुत सारे चित्र मिले हैं हमें।
लगभग 4400 के आसपास हमें चित्र मिले हैं, लेकिन इस लिपि को आज तक पढ़ा नहीं गया है, जो एक रहस्यमय बनी हुई है। बात करें बाट की, यानी कि बहुत सारे बाट मिले, यानी कि उस ज़माने में माप तोल की भी प्रक्रिया थी, यानी कि उस ज़माने के लोग, देखो इतिहास के इतने पुराने टाइम में जो अभी तक नहीं मिला गया है, वो माप तोल से ही परिचित थे, यानी कि बाटों का प्रयोग करते थे, बाट भी बनते थे। बाट का जो क्रम रहा है वो 1, 2, 4, 8, 16, 32, यानी कि 16 के गुने में अगर देखा जाए तो इस तरह से बाटों का क्रम रहा गया है। अगर आप हमारे इतिहास में है तो 16 आने, यानी कि 16 आने बराबर में 1 रुपया, ये हमारा रुपया भी रहा है। 16 आने बराबर 1 रुपया, यानी कि 1 रुपये के बराबर, यानी कि 1 किलो अगर मान लें तो 16 के बराबर होगा वो। तो ये माप तोल के भी उस समय बहुत ज़्यादा। एक छड़ मिली है, यानी कि यहाँ पे जिस पे मीटर लिखा होता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, यानी कि 1 मीटर की मापक छड़ भी मिली है। मापक छड़, हम जैसे कि आप कपड़ा लेने जाएंगे तो उसके पास हमेशा एक स्टील की, लोहे की एक छड़ होती है, जिससे वो 1 मीटर कपड़ा नाप के, 2-4 मीटर नाप के वो कपड़ा देता है। तो इस तरह की छड़ भी मिली, यानी कि वो माप तोल से परिचित थे दोस्तों। बहुत सारे बाट भी मिले हैं, यानी कि ये सब जो क्रिया विधि होती थी इनको बनाने की, जो बाट बनाने की, मोहरे बनाने की, तो चंद हुजड़ो जो इसका प्रमुख स्थल रहा है जहाँ ये सारी क्रियाएं होती थी, वो भी हमें मिले हैं। आगे बात करते हैं कि क्या रहा है इसमें, कि अगर सामाजिक भिन्नताओं की बात करें कि क्या है हड़प्पा समाज की सामाजिक भिन्नता, तो सामाजिक भिन्नता हम अगर जो अध्ययन करता है, यानी पुरातत्ववेत्ता हैं, जो इतिहासकार हैं, जो उसको इतिहास में खोज करते हैं, तो वो समाज में ये पता करने की कोशिश करते हैं कि समाज में भिन्नता क्या है, यानी कि अमीर गरीब क्या है, गरीब है तो क्या यूज़ करता है, अमीर है तो किन चीज़ों का यूज़ करता है। तो हड़प्पा सभ्यता में ये भी देखा गया है। जब ये खोजा गया कि हड़प्पा सभ्यता, तो उन चीज़ों की खोज शुरू हुई कि जो मुख्यतः सभी लोग यूज़ करते हैं और जो कुछ लोग यूज़ करते होंगे, यानी कि अमीर वर्ग। तो ये देखा गया कि चक्कियाँ, यानी कि अवतल चक्कियाँ, यानी कि एक पत्थर खोजा गया है जिसको सालन पत्थर का नाम दिया गया है। यानी कि जब मजदूरों ने उस वहाँ की खुदाई की तो उन्हें कुछ पत्थर मिला, तो उन्होंने लोगों मारा, तो इसको सालन पत्थर नाम दिया गया। यानी कि चटनी पीसने के लिए, सालन पीसने के लिए इसका प्रयोग बहुत आयात में प्रयोग। ये बहुत बस्ती निचले शहर में, यानी कि मैं बताया था इससे पिछली वीडियो में कि निचला शहर क्या है, दुर्ग क्या है, तो निचले शहर में बहुत आयात में मिली है। तो ये सामान्य सभी का, कुछ हमें विशेष धातु से बने हुए, यानी कि जिन पे कलाकृतियाँ अलग हैं, यानी कि विशिष्टताएँ बहुत अलग हैं, जड़त्व, तो वो भी हमें वस्तुएं मिली है। यानी कि कुछ कम मात्रा में मिली हैं जिनका प्रयोग शायद ही कुछ अमीर क्लास के लोग करते होंगे, जैसे फोएंस धातु का एक वर्तमान मिला है, मृत भांड मिले हैं, और कार्नियन, जैस्पर, फोएंस, सेल खड़ी, ये कुछ वो धातु हैं या पदार्थ पत्थर हैं जिनके द्वारा इन चीज़ों का निर्माण किया जाता था। तो कुछ हमें कम मात्रा में लिया है। बात कर लेते हैं कि क्या रहा है उन ज़माने, यानी कि अंतिम संस्कार की विधि। अगर किसी हमें ज़माने को जानना हो कि कैसा रहा होगा उस ज़माना, तो हम अक्सर सवाधान का अध्ययन करते हैं। सवाधान मतलब कि हम उस ज़माने के अंतिम संस्कार की प्रक्रियाओं का वर्णन करते हैं, यानी खोज निकालते हैं कि उस ज़माने में किस तरह का अंतिम संस्कार होता होगा, यानी किस प्रकार से अंतिम संस्कार होता होगा। बात करते हैं कि संस्कार की प्रतिक्रिया है क्या, अंतिम संस्कार की वजह, तो हम उसके अंतर्गत जो इतिहासकार होते हैं वो मुख्यतः सवाधान का अध्ययन करते हैं। अब क्या है सवाधान, एक बार बात कर लेते हैं, चर्चा। समाधान से मतलब है दोस्तों शव से। सम मतलब मृत शरीर जो होता है, मृत शरीर से, और धान जाने के यहाँ पे जहाँ पर उनको गाड़ा जाए या दफनाया जाए वो प्रक्रिया। तो हमें मुख्यतः दो प्रकार के समाधान, यानी मृत शरीर को दफनाने के मुख्यतः दो तरीके में, यानी कुछ अमीर क्लास के होंगे और कुछ बुर्जुआ या कुछ गरीब क्लास के। तो सामान्य देखा जाए तो हमने देखा है कि कुछ तो सामान्य गड्ढा खोद के उनको दफनाया गया। तो मान लेते कोई आदमी लेटा हुआ है और
उसके साथ बहुमूल्य वस्तुओं दफनाने का शायद उस समय चलन रहा हो। तो हमें बहुत सारी वस्तुएं मिली हैं, मर्तबान मिले हैं, दर्पण मिला है तांबे का, आभूषण मिले। आभूषण हमें सब शवाधान से मिले, यानी कि स्त्री और पुरुष दोनों ही शवों से यानी कि कब्रों से प्राप्त हुए हैं। इसका मतलब यह है कि उस ज़माने के लोग मुख्यतः दोनों ही स्त्री और पुरुष आभूषणों का प्रयोग करते थे दोस्तों। तो हमें दोनों तरह के शवाधानों में, स्त्री और पुरुष में, यानी कि आभूषण मिले, यानी कि उस ज़माने के लोग दोनों ही स्त्री और पुरुष आभूषण ग्रहण करते थे, धारण करते थे दोस्तों। कुछ हमें बुर्जुआ वर्ग के शवाधान मिले, यानी कुछ बुर्जुआ यानी कि अमीर क्लास के। उसमें क्या किया है, मुख्यतः पहले इनको ईंटों से ढका गया है, यानी कि ईंटों से चिनाई की गई है जो अमीरों की होती है। फिर उसके बाद फर्श बनाया गया ईंटों का, फिर उसके बाद शव को लिटाया गया अंदर, और उसके साथ बहुत सारी वस्तुएं, मान लेते हैं उस ज़माने का चलन रहा होगा, बर्तन दाब दिए, फिर बकरी की हड्डियाँ मिली हैं, तो बकरियों बहुत सब सामान उसका उसके अंदर डाल दिया और एक बड़े से पत्थर से उसको ढक देते थे दोस्तों। यानी कि उनका ये मानना था कि इस व्यक्ति की इस ज़माने की, यानी कि इस समय की इसकी यात्रा खत्म हो और ये अगले अपने जन्म की यात्रा पर जा रहा, तो उसे रास्ते में इन सामान की आवश्यकता पड़ेगी। तो वो शायद ये उनका मानना था कि इसीलिए वो इनके साथ ये बहुमूल्य वस्तुएं दफनाने का चलन रहा होगा। आगे बात करते हैं कि क्या रहा है आगे की चर्चाओं में। तो समाज इस तरह से विभिन्नताओं में बटा हुआ है। बात करते हैं धर्म की, कि किस तरह का धर्म रहा होगा, प्रशासन कैसे चलता होगा, राजनीति कैसे चलता। तो कुछ हमें मूर्तियाँ मिली हैं, मृतभांड मिले, यानी कि मूर्तियों में हमें मुख्यतः एक पुरोहित राजा की मूर्ति मिली है। ऐसा माना गया है कि उसकी जो मूर्ति है वो आधी मिली है, तो ये माना गया कि पुरोहित राजा यानी कि ये प्रशासन चलाता होगा, यानी कि उनके दैविक राजा हैं। कुछ एक नग्न अवस्था में स्त्री की मूर्ति मिली है, जो वहाँ की क्या नाम है, मातृभूमि या देवी भूमि माना गया है। तो इस तरह से देखा गया है कि ये शायद वहाँ की देवी होंगी, लेकिन हमें कोई मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं, तो इसीलिए हम मुख्यतः कह नहीं पाते कि क्या उनका धर्म रहा होगा, क्या रीति रिवाज रहे होंगे। तो बात करते हैं आगे कि क्या रहा है उनका। तो ये तो सब उनकी कहानियाँ रही दोस्तों, कि क्या वो यूज़ करते होंगे, क्या वो रहते होंगे। तो बात करते हैं, जब इतनी बड़ी सभ्यता थी, इतना सब अच्छा चल रहा था, तो सभ्यता का पतन क्यों हो गया, सभ्यता आगे बढ़ी क्यों नहीं। तो मुख्यतः देखा गया है कि सभ्यता का अंत के लिए कुछ मुख्य कारण होते हैं। जैसे मान ले, आप देखेंगे कि सभ्यता जो बसी सिंधु नदी के किनारे बसी थी। सिंधु नदी में कहते हैं कि बाढ़ लगातार आती थी। तो कुछ लोगों का मानना, इतिहासकारों का, कि बाढ़ अधिकतर आने से लोगों ने यहाँ से पलायन कर दिया और वो किसी दूसरी समूह में जाकर मिल गए, समाहित हो गए और लोग यहाँ से पलायन कर गए। इसके चलते भी शायद इनका, और वो मेरठ या अन्य बस्तियों में जाके बस गए। तो इस चलते भी हड़प्पा सभ्यता का विनाश हो गया है दोस्तों। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि जलवायु परिवर्तन भी बाढ़ और लोगों का पलायन कर जाना, प्रवास कर जाना दोस्तों, ये मुख्यतः वो घटना रही हैं जो इतिहासकारों के द्वारा बताई गई हैं कि ये वो कारण रहे हैं जिससे हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ या वो ख़त्म हो गई। दूसरा, कुछ इतिहासकारों के द्वारा बताया गया है कि आर्यों का आक्रमण हुआ। आर्यों के आक्रमण के कारण भी ये शायद सभ्यता पूरी तरह ख़त्म हो गई। मोहनजोदड़ो में जो खुदाई की गई है उसमें जो शवों का ढेर मिला है, यानी कि जिसको हम मोहनजोदड़ो का अर्थ ही है कि मृतकों का टीला, मोहनजोदड़ो का आ गया है मृतकों का टीला दोस्तों। तो कुछ इतिहासकारों का मानना है कि आर्यों का यहाँ पे आक्रमण हुआ और उन्होंने इन सबको मारकर यहाँ पे दफना दिया। पर जब वहाँ का अध्ययन करते हैं तो वहाँ की जो मृत शरीर मिले था, उनका जब कार्निवल जब उनका टेस्टिंग की गई तो सबकी जो मृत की एज है या मृत का टाइम है वो अलग अलग है। तो हम ये नहीं कह सकते कि आर्यों के आक्रमण से ये पतन हुआ होगा। अब इतिहास है, कहाँ तक सत्य है कहाँ तक नहीं, ये तो इतिहास रहेगा। आगे की जो भी इसमें है कितना तो खास नहीं रहा है कि क्या पतन का कारण रहा है। बात करते हैं हम कि हड़प्पा सभ्यता में क्या क्या मुख्यतः पॉइंट किए जाएंगे। आज हम कुछ बात करते हैं कि कुछ आपकी टॉपिक्स रहेंगे इसमें, ताकि आप बता सकें कि जो हम ईसा पूर्व या ईसवी लिखते हैं इसका क्या मुख्यतः कारण है।
इतिहास को समझने के लिए मुख्यतः एक चीज़ जान लें दोस्तों, आप बार ग्राफ सभी ने पढ़ा है, लाइन ग्राफ, कि जीरो से इधर सब प्लस में होते हैं और जीरो से इधर सब माइनस में होते हैं। 1 2 3 4 मान लेते 10, 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस और इधर -10 तक, या आगे जितना भी आप कर लें। तो ईसा मसीह यानी कि ईसा मसीह का जन्म इस जीरो यानी कि जिसको हम ग्रेगोरियन कैलेंडर, जो आजकल सारे 12 महीने का कैलेंडर यूज़ हो रहा है, उसको हम ग्रेगोरियन कैलेंडर कहते हैं, या ग्रीक कैलेंडर या सौर कैलेंडर इसको हम कहते हैं। तो इस जो ईसा मसीह का जन्म है उसे 0 ईयर माना गया है। आज हम यहाँ 2020 में रहते हैं, यानी कि 0 से 1 लेकर 2020 तक ये ईसा मसीह है, यानी कि इसको हम कहते हैं ईसवी, यानी कि जो इस तरफ डेट होंगी, प्लस में डेट होंगी, उसको हम ईसवी कहेंगे, और जो इधर माइनस में होंगी उसको हम ईसा पूर्व कहते हैं दोस्तों। यानी कि आफ्टर ईसा, आफ्टर क्राइसिस और बिफोर क्राइसिस, यानी कि कहें तो ईसवी यानी कि अगर मान लें किसी का जन्म 452 में हुआ हो, तो अगर मान लें वो 50 साल उनकी मृत्यु होगी, तो वो जाके 495 में जाके मरे, क्योंकि उनकी आयु इधर की तरफ बढ़ेगी। तो 95, 56, 57, 58, 99 और 95, यानी कि वो इस तरह से व्यवस्था की जाती है। यानी कि इतिहास को समझने के लिए हमें ये इस चीज़ को समझना ज़रूर है कि ऐसा क्यों है कि यहाँ 55 है, जन्म 55 में ले रहा, 455 में मेरा, 495 में। इसका सीधा सा कारण है ईसा मसीह को हमने 0 ईयर माना है, और जिसका जन्म उनसे पहले होता है तो उसको ईसा मसीह पूर्व यानी कि ईसा के पूर्व माना जाता है। तो हम ईसा पूर्व लिखते हैं और यहाँ पे ईसवी लिखते हैं दोस्तों। हड़प्पा सभ्यता में यही उसका पतन है दोस्तों। इस वीडियो में बस इतना ही। आगे के लिए वीडियो को देखना हो तो हमारे चैनल को लाइक करें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, और भी वीडियोस देखने के लिए इतिहास के लिए हमारे जो बेल आइकन है उसको ज़रूर दबाएं दोस्तों, ताकि हमारी वीडियोस आपको मिलती रहें दोस्तों। थैंक यू।